हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं एंड ये क्लास आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इस नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। यहाँ पर आपको UPPGT का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। UPPGT एग्जाम के लिए कॉम्बो ऑफर में यहाँ पर कुछ छूट दी जा रही है, जिसमें प्रैक्टिस सेट के साथ ही नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार स्टेट एंड बिहार PGT का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भी कॉम्बो ऑफर में आपको कुछ छूट दी जाएगी। एंड बात की जाए GIC के एग्जाम की, तो यहाँ पर कॉम्बो ऑफर में समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट GIC एग्जाम के लिए और समाजशास्त्र के नोट्स के साथ ही आपका जो फर्स्ट पेपर कॉमन है GS का, उसका भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसमें भी आपको कुछ छूट दी जा रही है। इसके अलावा कॉम्बो ऑफर में समाजशास्त्र का केवल प्रैक्टिस सेट और उसका जो समाजशास्त्र का नोट्स है GIC एग्जाम के लिए, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। केवल अगर आप GS का प्रैक्टिस सेट चाहते हैं सिंगल, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और कॉम्बो ऑफर में प्रैक्टिस सेट आपका कॉमन पेपर जो GS है एंड आपका सब्जेक्ट सोशियोलॉजी, उसका भी प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अकेले सिंगल अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा GIC के लिए प्रैक्टिस सेट सोशियोलॉजी का। बात की जाए राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के GS के प्रैक्टिस सेट की, तो यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 10 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जा रहे हैं। इसके साथ ही समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। UGC नेट के लिए आप सभी प्रैक्टिस सेट के लिए बोल रहे थे, तो ये भी प्रैक्टिस सेट आ चुका है। और समाजशास्त्र के अगर नोट्स की बात की जाए तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए ये इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ले सकते हैं। इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, सामाजिक संस्थाओं के सरल स्वरूप से जटिल स्वरूप की ओर अग्रसर चरणबद्ध विकास को परिवर्तन के किस सिद्धांत की श्रेणी में रखा जाता है। यहाँ पर विकल्प में दिया गया है उद्विकासवादी, नवाचारवादी, प्रसरणवादी या फिर वक्रात्मकवादी। सामाजिक संस्थाओं के सरल स्वरूप से जटिल स्वरूप की ओर अग्रसर चरणबद्ध विकास को परिवर्तन के किस सिद्धांत की श्रेणी में रखा जाता है। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर उद्विकासवादी होगा, उद्विकासवादी सिद्धांत होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। अच्छा, उद्विकासवादी किसे कहा जाता है? डार्विन को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, उद्विकासवादी किसे कहा जाता है? डार्विन को कहा जाता है। और प्रश्न पूछा जाए सामाजिक उद्विकासवादी की, तो सामाजिक उद्विकासवादी किसे कहा जाता है? सामाजिक उद्विकासवादी किसे कहा जाता है? हर्बर्ट स्पेंसर को। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर को कहा जाता है और हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। प्रश्न है, पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण दोनों प्रक्रियाएं हैं। ऑप्शंस हैं यहाँ पर आर्थिक परिवर्तन की, सांस्कृतिक परिवर्तन की, राजनीतिक परिवर्तन की, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण ये दोनों प्रक्रियाएं हैं। यहाँ पर राइट क्या होगा? और पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण की अगर हम बात करें तो ये अवधारणाएं किसके द्वारा दी गई हैं? किसके द्वारा दी गई हैं? MN श्रीनिवास के द्वारा। ठीक है, श्रीनिवास की यहाँ पर अवधारणाओं के बारे में आपको बताया जा रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स पे पूछ ली जाती हैं, आप याद रखेंगे। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है संस्कृतिकरण की अवधारणा, संस्कृतिकरण की अवधारणा है। इसके अलावा पश्चिमीकरण की अवधारणा है। ठीक है, पश्चिमीकरण की अवधारणा दी गई है, संस्कृतिकरण है, पश्चिमीकरण है, आधुनिकीकरण है। ठीक है, आधुनिकीकरण हो जाएगा, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण हो जाएगा। धर्म निरपेक्षीकरण की अवधारणा है, धर्म निरपेक्षीकरण की अवधारणा दी गई है, धर्म निरपेक्षीकरण की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। प्रभुत्व जाति की अवधारणा, ठीक है, प्रभुत्व जाति या जिसे हम कहते हैं डोमिनेंट कास्ट, ठीक है, प्रभावी जाति या प्रभु जाति ऐसे दिया होगा, तो ये इनका हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फैलाव की अवधारणा, ठीक है, फैलाव की अवधारणा इन्होंने दी है। वोट बैंक की अवधारणा भी इनके द्वारा दी गई है। ठीक है, वोट बैंक का कॉन्सेप्ट भी इनके द्वारा MN श्रीनिवास के द्वारा दिया गया है। और यहाँ पर
इस प्रश्न का सही उत्तर सांस्कृतिक परिवर्तन होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, भारतीय परंपरा की संरचना की जटिल प्रकृति को समझने के लिए परंपराओं के सोपान का उल्लेख किसने किया? एस.सी. दुबे, योगेश अटल, मैकिम मेरेट, राधाकमल मुखर्जी। यहाँ पर दिया गया है भारतीय परंपरा की संरचना की जटिल प्रकृति को समझने के लिए परंपराओं के सोपान का उल्लेख किसने किया? बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? इस प्रश्न का यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सही हो जाएगा एस.सी. दुबे यानी कि श्यामा चरण दुबे हो जाएगा, और इन्होंने बहुल परंपरा की अवधारणा दी थी। ठीक है, बहुल परंपरा की अवधारणा दी थी और जिसमें 6 तरह की परंपराओं की बात की थी। यहाँ पर अगर उन परंपराओं की बात की जाए तो सबसे पहले आएगी राष्ट्रीय परंपरा। ठीक है, राष्ट्रीय परंपरा। ठीक है, राष्ट्रीय परंपरा हो गई। राष्ट्रीय परंपरा के अलावा अगर हम दूसरी परंपरा की बात करते हैं तो शास्त्रीय परंपरा। राष्ट्रीय परंपरा हो गई, शास्त्रीय परंपरा हो गई। राष्ट्रीय परंपरा, शास्त्रीय परंपरा है। इसके अलावा प्रादेशिक परंपरा। ठीक है, प्रादेशिक परंपरा हो जाएगी। राष्ट्रीय परंपरा है, शास्त्रीय परंपरा है, प्रादेशिक परंपरा है, स्थानीय परंपरा। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्थानीय परंपरा हो जाएगा। और फिर इसके अलावा स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा, स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा है, स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा है, और पश्चिमी परंपरा हो जाएगी। तो ये इन 6 तरह की परंपराओं की बात किसने की है? एस.सी. दुबे ने की है, श्यामा चरण दुबे ने की है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न है, अगस्त कॉम्ट के 3 स्तरों का नियम, प्रथम सोपान धार्मिक स्तर के उप स्तर में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? यहाँ पे देखिए 5 दिए गए हैं। पहला है जीवित सत्तावाद, दूसरा है एक देववाद, तीसरा है बहुदेववाद, चौथा है द्वैतवाद और 5वां है अद्वैतवाद। कौन सा नहीं है ये बताना है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी होगा, सेकेंड एंड फोर्थ। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, सामूहिक जीवन की समस्त वस्तुओं और घटनाओं को साधारण और पवित्र इन 2 भागों में किसने बांटा? ऑप्शंस में दिए गए हैं मैलिनोवस्की, दुर्खीम, मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर। सामूहिक जीवन की समस्त वस्तुओं और घटनाओं को साधारण और पवित्र इन 2 प्रमुख भागों में किसने बांटा? मैलिनोवस्की, दुर्खीम, मैक्स मूलर, हर्बर्ट स्पेंसर यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है? यहाँ पर सही हो जाएगा दुर्खीम। ठीक है, दुर्खीम होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प बी दुर्खीम यहाँ पर है। और दुर्खीम की अगर यहाँ पर अवधारणाओं के बारे में बात करते हैं तो सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत। ठीक है, सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है। सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत है। आत्महत्या की बात की इन्होंने, आत्महत्या का सिद्धांत दिया है। सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा इनकी है, सामूहिक प्रतिनिधान। सामूहिक प्रतिनिधान का कॉन्सेप्ट इनका हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सामाजिक एकता, सामाजिक एकता में 2 तरह की एकताओं की बात इन्होंने की थी, यांत्रिक और साविवी एकता। यांत्रिक एकता और साविवी एकता की बात की है इन्होंने। धर्म का सामाजिक सिद्धांत इन्होंने दिया है। टोटेमवाद की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। ये सभी कॉन्सेप्ट्स किसके हैं? दुर्खीम के। ठीक है, इन्हें याद रखेंगे आप। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, दुर्खीम के अनुसार धर्म का संबंध है, ऑप्शंस हैं विविध पूजा विधियों एवं तांत्रिक विश्वासों से, ईश्वरीय सत्ता में विश्वास से, पवित्रता एवं अपवित्रता में भेद कर पवित्रता अपनाने से, या फिर जीववाद एवं प्रकृतिवाद के संश्लेषण। दुर्खीम के अनुसार धर्म का संबंध किससे है? किससे संबंध है दुर्खीम के अनुसार धर्म का?
पवित्रता एवं अपवित्रता में भेद कर पवित्रता अपनाने से, ऑप्शन सी, ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने आदिम धर्म की प्रकारवादी व्याख्या की? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, मैक्स मूलर, मेलानोव्स्की एवं रेडक्लिफ ब्राउन, कॉडरिंगटन, स्पेंसर। इनमें से किसने आदिम धर्म की प्रकारवादी व्याख्या की है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर मेलानोव्स्की एवं रेडक्लिफ ब्राउन होगा, ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। और धर्म की उत्पत्ति का प्रकृतिवाद का सिद्धांत मैक्स मूलर ने दिया था। धर्म की उत्पत्ति का प्रकृतिवाद का सिद्धांत मैक्स मूलर ने दिया था। टाइलर ने आत्मावाद का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, जादू प्रकृति पर नियंत्रण पाने का एक साधन है, कथन किसका है? ऑप्शंस में है गोल्डन वीजर, जेम्स फ्रेजर, मेलानोव्स्की, टाइलर। जादू प्रकृति पर नियंत्रण पाने का एक साधन है, ये कथन किसका है? जादू प्रकृति पर नियंत्रण पाने का एक साधन है, ये बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? यहाँ पर सही हो जाएगा जेम्स फ्रेजर, ठीक है, जेम्स फ्रेजर हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। और यहाँ पर अगर हम मेलानोव्स्की की बात करते हैं तो इन्होंने जादू के दो प्रकार बताए थे। मेलानोव्स्की ने जादू के दो प्रकार बताए थे। एक तो था सफेद जादू, जो कि दूसरों के कल्याण के लिए किया जाता है, दूसरों यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं इसमें सामाजिक कल्याण की भावना छुपी होती है। और दूसरा जादू है काला जादू, यानी कि ब्लैक मैजिक। इसका उद्देश्य दूसरों को हानि, दूसरों को कष्ट पहुंचाना होता है। तो व्हाइट मैजिक एंड ब्लैक मैजिक की बात किसने की है? मेलानोव्स्की ने की है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा सही। प्रश्न है, यह किसका कथन है या किसका कहना है कि विज्ञान संस्कृति का वह भाग है जो प्रकृति के व्यवस्थित ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शंस में यहाँ पर किंग्सले डेविस, लूसी मेयर, मेलानोव्स्की, टाइलर यहाँ पर दिया गया है। विज्ञान संस्कृति का वह भाग है जो प्रकृति के व्यवस्थित ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। बताएं, किंग्सले डेविस, लूसी मेयर, मेलानोव्स्की, टाइलर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर सही होगा किंग्सले डेविस, ठीक है, किंग्सले डेविस होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और किंग्सले डेविस ने मानव समाज की बात की थी, ठीक है, किंग्सले डेविस ने मानव समाज की बात की थी। विज्ञान संस्कृति का वह भाग है जो प्रकृति के व्यवस्थित ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है, यहाँ पर ये किंग्सले डेविस का कहना है। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा सही। विज्ञानों का वर्गीकरण किसने दिया था? विज्ञानों का वर्गीकरण या विज्ञान का वर्गीकरण किसका है? अगस्त कॉम्ट का है, ठीक है, किसका है? अगस्त कॉम्ट का है। ये भी क्लासिफिकेशन एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। और अगर हम किंग्सले डेविस की बात करें तो इन्होंने सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत भी दिया है। सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत। द्वितीयक समूह की बात की है इन्होंने, ठीक है। सेकेंडरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट भी किंग्सले डेविस के द्वारा दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, द सोशल सिस्टम नामक पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन है टॉलकेट पार्सन्स, लेपियर, हर्बर्ट स्पेंसर, चार्ल्स कूले। द सोशल सिस्टम, ये किसकी हो जाएगी? द सोशल सिस्टम, द सोशल सिस्टम किसकी है पुस्तक? द सोशल सिस्टम बताएं, द सोशल सिस्टम किसकी पुस्तक है? टॉलकेट पार्सन्स, लेपियर, हर्बर्ट स्पेंसर, चार्ल्स कूले, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं।
यहाँ पर क्या हो जाएगा, द सोशल सिस्टम किसकी है, पार्सन्स की है, ठीक है। द सोशल सिस्टम किसकी हो जाएगी, पार्सन्स की हो जाएगी। और द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन ये भी किसकी है, पार्सन्स की है, जो कि 1937 में आती है, ठीक है। द सोशल सिस्टम कब आती है, 1951 में आती है, ये याद रखेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन ये भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है सोशल कंट्रोल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। सभी जानते हैं सोशल कंट्रोल कब आती है, 1901 में आती है। और ये किसके द्वारा दी गई है पुस्तक, रॉस के द्वारा, ठीक है। E.A. रॉस ने सोशल कंट्रोल यानी कि सामाजिक नियंत्रण की बात की थी। सामाजिक नियंत्रण पूछा जाए, सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा के जनक कौन है, तो आप किसे बताएंगे, रॉस को बताएंगे। सामाजिक नियंत्रण का वर्णन सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से किसने किया था, रॉस ने किया था सोशल कंट्रोल में, अपनी इस पुस्तक में, जो कि 1901 में आती है। इन्होंने कहा था सामाजिक नियंत्रण के बारे में कि नियंत्रण ऐसी शक्तियां हैं जिसके द्वारा समाज या समूह अपने सदस्यों को समाज के नियमों के अनुसार बनाना चाहता है, ठीक है। तो उन्होंने सोशल कंट्रोल को ऐसा प्रोसेस कहा था, ऐसी प्रक्रिया कहा था, इसे आप याद रखेंगे। समनर यहाँ पर विकल्प में दिया गया है, तो याद रखेंगे आप। समनर की पुस्तक है फोकवेज, ठीक है। और ये कब आती है, ये आई थिंक 1906 में आती है, ठीक है। मानव समाज, ह्यूमन सोसाइटी, ये किसकी है, किंग्सले डेविस की है, इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ ली जाती है। कल्चरल सोशोलॉजी ये किसकी हो जाएगी, गेलन की हो जाएगी। ये भी अक्सर एग्जाम्स में बुक पूछ ली जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। यहाँ पर ऑप्शंस देखिए, ह्यूमन सोसाइटी, किंग्सले डेविस, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, मैक्स वेबर, मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड, E.A. हॉबल, प्रिमिटिव कल्चर, टाइलर। देखिए गलत यहाँ पर बताना है, बताए यहाँ पर सही क्या होगा। यहाँ पर द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ ये मैक्स वेबर की नहीं है, ठीक है। ये मैक्स वेबर की नहीं है, ये किसकी है, दुर्खीम की पुस्तक है। और इसी पुस्तक में इन्होंने अपना धर्म का सामाजिक सिद्धांत दिया था। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है एथनो मेथोडोलॉजी उपागम का विकास किसने किया। विकल्प है यहाँ पर गारफिंकल, डेविस, R.K. मर्टन, स्पेंसर। एथनो मेथोडोलॉजी उपागम का विकास किसने किया, यहाँ पर सही हो जाएगा गारफिंकल, ठीक है, गारफिंकल होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सी एक संस्कृति की विशेषता है। ऑप्शन से यहाँ पर देख लीजिए, संस्कृति दैवीय उपहार है, संस्कृति समाज के द्वारा निर्मित है, संस्कृति आनुवांशिक विरासत है, संस्कृति पर्यावरण का हेरफेर है। संस्कृति की विशेषता है, ये यहाँ पर बताना है। संस्कृति की विशेषता है, संस्कृति दैवीय उपहार है, संस्कृति समाज के द्वारा निर्मित है, संस्कृति आनुवांशिक विरासत है, संस्कृति पर्यावरण का हेरफेर है। यहां पर सही क्या होगा, संस्कृति समाज के द्वारा निर्मित है, यहाँ पर बी होगा, ठीक है। विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। और लिंटन ने संस्कृति को क्या कहा था, संस्कृति क्या है, संस्कृति जीवन विधि है, ठीक है। संस्कृति क्या है, जीवन विधि। और रॉबर्ट रेडफील्ड की अगर हम बात करें तो ये संस्कृति को क्या कहते हैं, संस्कृति को जीवन शैली कहते हैं। संस्कृति क्या है, जीवन शैली है। मजूमदार ने क्या कहा है, संस्कृति जीने का ढंग है, संस्कृति जीवन जीने का ढंग है, ये किसका कहना है, मजूमदार मदान का कहना है। फिचर क्या कहते हैं, फिचर ने संस्कृति को क्या कहा था, पर्यावरण कहा था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। संस्कृति समाज के सदस्यों की जीवन शैली है, अभी यहाँ पर बताया गया। देखिए विकल्प में यहाँ पर फिचर, रेडफील्ड, लिंटन, हॉवेल दिया गया है। संस्कृति समाज के सदस्यों की जीवन शैली है, कीवर्ड को आपको पकड़ना है, बताएं, कीवर्ड पर आपको ध्यान देना है, बताएं यहाँ पर सही क्या होगा। फीचर का भी आपको बताया गया, इन्होंने संस्कृति को क्या कहा था, संस्कृति पर्यावरण है।
लिंटन ने क्या बताया? जीवन विधि बताया संस्कृति को, जीवन विधि। संस्कृति क्या है? जीवन विधि है। यहाँ पर क्या होगा? रॉबर्ट रेडफील्ड। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड होगा, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, सांस्कृतिक लय की अवधारणा प्रतिपादित की है। ऑप्शन है क्रोबर, मोरिस ओपलर, टाइलर, मैकमेरेट। सांस्कृतिक लय की अवधारणा, सांस्कृतिक लय की अवधारणा किसने दी है? सांस्कृतिक लय, सांस्कृतिक लय का कॉन्सेप्ट किसका है? मोरिस ओपलर का है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, ओपलर यहाँ पर राइट है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, जब सांस्कृतिक मूल्य, प्रतिमान आदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित हो जाते हैं तो उसे बोर्डियो के अनुसार क्या कहेंगे? यहाँ पर विकल्प में दिया गया है संस्कृतिकरण, समाजीकरण, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन और सांस्कृतिक हस्तांतरण। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी थी? एम.एन. श्रीनिवास ने। ठीक है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है? एम.एन. श्रीनिवास ने दी है। यहां पर क्या होगा? यहाँ पर सांस्कृतिक पुनरुत्पादन होगा। ठीक है, यहाँ पर सांस्कृतिक पुनरुत्पादन होगा। सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की अवधारणा किसने दी थी? बोर्दियो ने दी थी। और यहाँ पर अगर हम बात करें पूंजी या संपत्ति, तो उसके प्रकार भी इन्होंने, पूंजी के प्रकार कितने बताए थे? 4 बताए थे। ठीक है, पूंजी के 4 प्रकार बताए थे। एक तो इन्होंने आर्थिक पूंजी की बात की थी, आर्थिक पूंजी। दूसरा यहाँ पर सामाजिक पूंजी हो जाएगा, सामाजिक पूंजी। आर्थिक पूंजी हो जाएगा, सामाजिक पूंजी हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर हो जाएगा सांस्कृतिक पूंजी। ठीक है, सांस्कृतिक पूंजी हो जाएगा। और चौथा यहाँ पर हो जाएगा प्रतीकात्मक पूंजी। ठीक है, प्रतीकात्मक पूंजी हो जाएगा। आर्थिक पूंजी, सामाजिक पूंजी, सांस्कृतिक पूंजी और प्रतीकात्मक पूंजी, ये 4 तरह की पूंजी की बात किसने की है? बोर्दियो ने की है। और इसके अलावा वर्ग संस्कृति, ठीक है, क्लास कल्चर का कॉन्सेप्ट भी किसके द्वारा दिया गया है? बोर्दियो के द्वारा दिया गया है। वर्ग संस्कृति की बात भी बोर्दियो ने की है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। प्रश्न है, रूथ बेंडिक ने अपनी पुस्तक पैटर्न ऑफ कल्चर में माना कि, ऑप्शन देखिए, एक संस्कृति में एक ही प्रकार के व्यक्ति होते हैं, व्यक्तित्व होते हैं। एक संस्कृति में अनेक प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। व्यक्तित्व का संबंध संस्कृति से आंशिक है और व्यक्तित्व से संस्कृति बनती है। बताएं, पैटर्न ऑफ कल्चर किसकी है? रूथ बेंडिक्ट की है। सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा किसकी है? रूथ बेंडिक्ट की। और अगर पूछा जाता है सामाजिक प्रतिमान, तो सामाजिक प्रतिमान का जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, वो किसके द्वारा दी गई है? मैकएवर के द्वारा दी गई है। यहां पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक संस्कृति में एक ही प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, ऑप्शन ए होगा। जूनी, प्यूब्लो, क्वाइटुअल जनजातियों पर रूथ बेंडिक ने अध्ययन किया है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किसका तर्क है कि लोगों के जीने का ढंग ही संस्कृति है? ऑप्शंस देख लीजिए, रॉबर्ट लॉबी, मजूमदार एंड मदान, डेविड बिडने, रॉबर्ट पैटिसन। बताएं, जीने का ढंग ही संस्कृति है, लोगों के जीने का ढंग ही संस्कृति है, यह किसका कहना है? यहाँ पर मजूमदार एंड मदान होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, भारतीय जनजातियां पिछड़े हिंदू हैं, यह विचार किसने दिया? जी.एस. घुरिये, वाई.बी. दामले, ए.आर. देसाई, एन.के. बोस। यहाँ पर ऑप्शन है भारतीय जनजातियां पिछड़े हिंदू हैं, यह विचार किसने दिया? ये किसका कहना है? भारतीय जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसने कहा? जी.एस. घुरिये ने। और जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए इन्होंने आत्मसातकरण की नीति की बात की थी। ठीक है, आत्मसातकरण की नीति का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? जी.एस. घुरिये के द्वारा दिया गया है। और राष्ट्रीय उपवन, या अगर हम कहें नेशनल पार्क, तो ये कॉन्सेप्ट किसका था? वेरियर एल्विन का। ठीक है, वेरियर एल्विन ने नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उपवन का कॉन्सेप्ट दिया था। प्रश्न है, सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग होता है, यहाँ पर ऑप्शन देखिए, औपचारिक नियमों और कानूनों के द्वारा, अनौपचारिक नियमों और कानूनों के द्वारा, या फिर औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों ही नियमों एवं कानूनों के द्वारा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सही यहाँ पर क्या होगा? बताएं यहाँ पर क्या होगा?
यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही नियमों और कानूनों के द्वारा होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। और सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा के जनक कौन है? ठीक है, जनक कौन है? E.A. रॉस है। E.A. रॉस है सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा के जनक। प्रश्न है, किसने ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा दी? ऑप्शन है लुई वर्थ, रॉबर्ट इपाक, रॉबर्ट रेडफील्ड, हेनरी मैन। ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा किसकी है? रॉबर्ट रेडफील्ड की। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड की है। और यहाँ पर अगर रॉबर्ट रेडफील्ड के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, अवधारणाओं के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, रेडफील्ड की अवधारणाओं की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले है कृषक समाज। ठीक है, कृषक समाज है। और साथ ही याद रखें अवशिष्ट समाज। हो सकता है कृषक समाज के अलावा अवशिष्ट समाज दिया हो और पूछा जा रहा हो। तो किसने कहा था कृषक समाज को अवशिष्ट समाज? रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा था। इसके अलावा लघु समुदाय, लघु समुदाय लिटिल कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट किसका है? रॉबर्ट रेडफील्ड का है। लिटिल ट्रेडिशन एंड अ ग्रेट ट्रेडिशन यानी कि लघु परंपरा व वृहद परंपरा, लघु और वृहद परंपरा की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई है। ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसे आप याद रखेंगे, ये रॉबर्ट रेडफील्ड के हैं। लोक समाज, ठीक है, लोक समाज की एक अवधारणा है। और इसके अलावा लोक संस्कृति, ठीक है, लोक संस्कृति, ये सारी अवधारणाएं किसकी हैं? रॉबर्ट रेडफील्ड की हैं। और यहाँ पर लुई वर्थ दिया गया है तो लुई वर्थ ने घेटों की अवधारणा दी है। ठीक है, घेटों की अवधारणा दी है, नगरवाद की दी है, उपवन की अवधारणा दी है इन्होंने। ठीक है, उपवन की अवधारणा दी है, नगरवाद है, नगरीकरण है, ये सारे जो घेटो है ये सभी अवधारणाएं किसकी हैं? लुई वर्थ की हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, इंग्लैंड और वेल्स में अंतःपीढ़ी गतिशीलता पर प्रथम मुख्य अध्ययन किसने किया था? ऑप्शन है मार्क अब्रांस, डेविड ग्लास, थॉमस बोटोमोर, रॉबर्ट डहाल। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? इंग्लैंड और वेल्स में अंतःपीढ़ी गतिशीलता पर प्रथम मुख्य अध्ययन किसने किया था? यहां पर सही क्या हो जाएगा? यहां पर राइट क्या होगा? यहाँ पर डेविड ग्लास होगा। ठीक है, डेविड ग्लास होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और याद रखें, प्रश्न अगर पूछा जाता है कि सामाजिक गतिशीलता पर सबसे पहले व्यवस्थित अध्ययन किसने किया था? सामाजिक गतिशीलता पर सर्वप्रथम व्यवस्थित अध्ययन, इस तरह से अगर कुछ प्रश्न पूछा जाता है किसने किया है तो याद रखेंगे सोरोकिन ने। ठीक है, किसने किया था? सोरोकिन ने किया था, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल मोबिलिटी में किया था। और ये पुस्तक कब आती है सोशल मोबिलिटी की? 1927 में आती है, 1927 में आती है। यहाँ पर ऑप्शन बी डेविड ग्लास है। प्रश्न है, सबसे पहले प्रभावी जाति की अवधारणा विकसित की गई थी। ऑप्शन है एन.के. बोस के द्वारा, आंद्रे बेते के द्वारा, एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा या फिर योगेंद्र सिंह के द्वारा। सबसे पहले प्रभावी जाति की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? प्रभावी जाति की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? डोमिनेंट कास्ट, प्रभावी जाति, या हम कहें प्रभु या प्रभुत्व जाति। तो ये अवधारणा किसकी है? एम.एन. श्रीनिवास की। और प्रभावी जाति के अगर हम लक्षण की बात करें, जो कि 3 मुख्य लक्षण एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा बताए गए थे। सबसे पहला था जनसंख्यात्मक शक्ति, जनसंख्यात्मक शक्ति है। दूसरी क्या थी? आर्थिक शक्ति, दूसरी हो जाएगी आर्थिक शक्ति। और तीसरी हो जाएगी राजनीतिक शक्ति। ठीक है, तीसरी क्या हो जाएगी? राजनीतिक शक्ति हो जाएगी।
तो ये 3 मुख्य लक्षण या हम क्या है विशेषताएं प्रभुत्व जाति के ये इन्होंने बताए थे। जनसंख्यात्मक शक्ति से तात्पर्य इनका श्रीनिवास का था कि वे जाति संख्या में ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, उस जाति के लोग संख्या में ज़्यादा होने चाहिए। आर्थिक शक्ति से तात्पर्य था कि उनके पास भूमि ज़्यादा होनी चाहिए, जो लैंड है वो ज़्यादा होनी चाहिए। और राजनीतिक शक्ति, उस जाति का उस वहाँ पर दबदबा होना चाहिए, ठीक है। तो ये जिस भी जाति में हमें देखने को मिलेंगे ये लक्षण, तो उसको एम एन श्रीनिवास के द्वारा क्या कहा गया था, प्रभुत्व जाति कहा गया था। और इसके प्रभुत्व जाति की आलोचना किसने की थी, दुबे ने, एस.सी. दुबे ने की थी, याद रखेंगे आप। एस.सी. दुबे ने प्रभुत्व जाति की आलोचना की थी और अपना कॉन्सेप्ट दिया था प्रभु व्यक्ति का, ठीक है, प्रभु व्यक्ति की अवधारणा दी थी प्रभुत्व जाति के आलोचना में। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया है, कौन सा उपागम यह मानता है कि समाज निरंतर परिवर्तन की स्थिति में है जिसमें संघर्ष एक स्थायी गुण है। ऑप्शंस देख लीजिए, यहाँ पर उपागम दिए गए हैं, संघर्ष उपागम, प्रकार्यवादी उपागम, अंतःक्रियावादी उपागम, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। समाज निरंतर परिवर्तन की स्थिति में है जिसमें संघर्ष एक स्थायी गुण है। यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर संघर्ष उपागम होगा, ऑप्शन ए, ठीक है, संघर्ष उपागम होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग निर्माण जिस आधार पर स्वीकार किया है वह है, ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक। बताएं यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आर्थिक होगा। वर्ग की बात इन्होंने अर्थ के आधार पर की थी, वर्ग को अर्थ के आधार पर इन्होंने परिभाषित किया था। और कार्ल मार्क्स को आर्थिक निर्धारणवादी भी कहा जाता है, ठीक है। मार्क्स क्या है, आर्थिक निर्धारणवादी में आते हैं, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है। आर्थिक निर्धारणवादी में मार्क्स आते हैं। अति निर्धारणवादी की अगर बात आती है, अति निर्धारणवादी कौन है, अति निर्धारणवादी में अल्थ्यूजर का नाम आता है। अच्छा, सांस्कृतिक निर्धारणवादी में कौन है ये आपको बताना है। हाँ, सांस्कृतिक निर्धारणवादी, सांस्कृतिक निर्धारणवादी किसे कहा जाता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सहयोगी प्रक्रिया का एक प्रकार नहीं है। समायोजन, सात्मीकरण, प्रतियोगिता और सहयोग यहाँ पर दिया गया है। बताएं, सहयोगी प्रक्रिया नहीं है ये बताना है। सही बताएं। राइट क्या होगा, देखिए यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि इम्पोर्टेंट गिलिन ने सामाजिक प्रक्रिया यानी कि सोशल प्रोसेस के जो टाइप्स थे, प्रकार है, वो 3 बताए थे। एक तो समान सामाजिक प्रक्रिया है, दूसरा हो जाएगा सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, और तीसरा हो जाएगा असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। यहाँ पर पूछा जा रहा है सहयोगी प्रक्रिया का एक प्रकार नहीं है, तो यहाँ पर समायोजन, सात्मीकरण और सहयोग सहयोगी प्रक्रिया में आएगा, प्रतियोगिता नहीं आएगा, ठीक है। प्रतियोगिता किसमें है, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, ये असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में ये आएगा। अच्छा, इसके अलावा प्रतियोगिता के अलावा और कौन कौन से आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर प्रतियोगिता आ जाएगा, संघर्ष हो जाएगा, ठीक है। प्रतियोगिता है, संघर्ष है, विरोध आ जाएगा, विद्रोह आ जाएगा, ये सभी असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में आ जाएंगे, ठीक है। और प्रतियोगिता शांतिपूर्ण संघर्ष है, ये किसने कहा था, प्रतियोगिता शांतिपूर्ण संघर्ष है, ये किसका कहना था, प्रतियोगिता को शांतिपूर्ण संघर्ष किसने कहा था, वेबर ने कहा था। कई एग्जाम्स में, कई प्रैक्टिस सेट की बुक्स में दिया गया है कोजर,
ठीक है, कोजर के द्वारा ये बात नहीं कही गई थी। वेबर ने प्रतियोगिता को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा था, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, गलत मत करिएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक समूह का उदाहरण है। यहाँ पर विद्यालय, परिवार, गांव और मित्रों का समूह यहाँ पर दिया गया है विकल्प में। बताएं, द्वितीयक समूह का उदाहरण क्या है इसमें। यहाँ पर सही क्या होगा, द्वितीयक समूह की बात, उदाहरण बताना है। द्वितीयक समूह की बात किसने की थी, डेविस ने। यहाँ पर विद्यालय हो जाएगा, ठीक है, विद्यालय हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में सांस्कृतिक गुणों के हस्तांतरण को कहते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर संस्कृतिकरण, परसंस्कृतिकरण, सात्मीकरण और प्रसार। एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में सांस्कृतिक गुणों के हस्तांतरण को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। यहां पर सही क्या होगा, प्रसार, ठीक है, प्रसार कहा जाएगा, ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, द साइंस ऑफ कल्चर पुस्तक संबंधित है। ऑप्शंस में टाइलर, लेस्ली वाइट, विस्लर फ्राइड दिया गया है। द साइंस ऑफ कल्चर, द साइंस ऑफ कल्चर किसकी पुस्तक है, द साइंस ऑफ कल्चर किसकी है। बताएं, द साइंस ऑफ कल्चर किसकी है, लेस्ली वाइट की है। टाइलर की पुस्तक है प्रिमिटिव कल्चर, जो कि 1871 में आती है, ठीक है। यहाँ पर द साइंस ऑफ कल्चर किसकी है, लेस्ली वाइट की है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, उत्तर आधुनिक समाज मीडिया समाज है या तर्क है। ऑप्शंस में जॉनसन, ब्लूमर, दीपांकर गुप्ता, बोडिलार्ड यहाँ पर दिया गया है। उत्तर आधुनिक समाज मीडिया समाज है, ये किसका कहना है, बोडिलार्ड का, ठीक है, बोडिलार्ड का कहना है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। पूंजीवाद का विकास और विस्तार ही वैश्वीकरण है, या किसका कहना है, एंथोनी वेलस, एंथोनी गिडेंस, दीपांकर गुप्ता, वॉलेस्टीन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। पूंजीवाद का विकास और विस्तार ही वैश्वीकरण है, यह किसका कहना है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर वॉलेस्टीन हो जाएगा, ठीक है, वॉलेस्टीन हो जाएगा। और वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी किसकी है, वॉलेस्टीन की है। विश्व व्यवस्था का सिद्धांत, ठीक है, विश्व व्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया है, वॉलेस्टीन ने दिया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। प्रश्न है, सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किसने दिए। ऑप्शंस में यहाँ पर है, इसे एम यंग कर लीजिए, माइकल यंग, किम्बॉल यंग, सदरलैंड और कॉल मैनहीम। नियंत्रण के दो प्रकार प्रत्यक्ष नियंत्रण और अप्रत्यक्ष नियंत्रण किसने बताया। यहां पर सही क्या होगा, नियंत्रण के दो प्रकार प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण किसने बताए हैं। यहाँ पर कॉल मैनहीम हो जाएगा, ठीक है, कॉल मैनहीम हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और किम्बॉल यंग की बात करें तो इन्होंने दो तरह के नियंत्रण की बात की थी, सकारात्मक नियंत्रण और नकारात्मक नियंत्रण। सकारात्मक नियंत्रण और नकारात्मक नियंत्रण की बात किसने की है, किम्बॉल यंग ने की है। सकारात्मक नकारात्मक किम्बॉल यंग का हो जाएगा। कूले का भी आता है, ठीक है, कूले व बर्नौट का आपको याद रखना है। इन्होंने दो तरह के नियंत्रण की बात की है, चेतन नियंत्रण और अचेतन नियंत्रण, चेतन और अचेतन नियंत्रण, ठीक है, ये किसका हो जाएगा, कूले एंड बर्नौट का हो जाएगा। इसके अलावा लेपियर का आता है सत्तावादी नियंत्रण, सत्तावादी नियंत्रण और लोकतांत्रिक नियंत्रण।
सत्तावादी नियंत्रण और लोकतांत्रिक नियंत्रण, ये किसका हो जाएगा? ये लेपियर का हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसने कृषक समाज का वर्गीकरण संक्रमणशील कृषक समाज व स्थायी कृषक समाज में किया? ऑप्शंस में यहाँ पर है रॉबर्ट पार्क, रॉबर्ट रेडफील्ड, जीएस गुरिये, हेरोल्ड जे पीके। कृषक समाज का वर्गीकरण संक्रमणशील कृषक समाज व स्थायी कृषक समाज में किसने किया? यहाँ पर सही होगा हेरोल्ड जे पीके। ठीक है, हेरोल्ड जे पीके होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने कृषक जातियों को पिछड़ी जातियों के रूप में माना? आंद्रे बेते, एम एन श्रीनिवास, के एल शर्मा, जीएस गुरिये यहाँ पर है। कृषक जाति को पिछड़ी जाति किसने कहा? कृषक जाति को पिछड़ी जाति किसने कहा? आंद्रे बेते ने। ठीक है, आंद्रे बेते ने कहा था, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आंद्रे बेते। ठीक है, आंद्रे बेते ने कृषक जातियों को पिछड़ी जाति कहा था। और इन्होंने कृषक की विशेषताएं बताई थी 3। ठीक है, 3 विशेषताएं बताई थी। एक तो इन्होंने कहा था कृषक भूमि पर उसका अधिकार होता है। ठीक है, कृषक का भूमि पर अधिकार। दूसरा इन्होंने बताया था अधिकांश समाजों में कृषकों की निम्न स्थिति होती है। ठीक है, निम्न स्थिति, अधिकांश समाजों में इन्होंने कहा था कृषकों की निम्न स्थिति होती है। और तीसरी विशेषता है, इसे कृषक को मजदूर का प्रतिपक्ष बताया था। ठीक है, कृषक को मजदूर का प्रतिपक्ष बताया था। ये 3 विशेषताएं कृषक से जुड़ी हुई आंद्रे बेते के द्वारा बताई गई थी। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, किसका विचार है कि समान अपराधी एक मिथक है? ऑप्शंस में है डेविड अब्राहमसेन, ए.आर. लिंड स्मिथ, टॉफ्ट मावरर। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? समान अपराधी एक मिथक है या किसका कहना है? डेविड अब्राहमसेन का। ठीक है, डेविड अब्राहमसेन का है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किसने व्यक्ति और समाज के बीच होने वाली अंतःक्रिया में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा? वॉन वीज, वेबर, पार्सन्स, कूले। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समाज के बीच होने वाली अंतःक्रिया में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन किसने कहा? व्यक्ति और समाज के बीच जो अंतःक्रिया होती है, जब उसमें परिवर्तन होता है तो ऐसा परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। ये किसका कहना है? बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट क्या होगा? पार्सन्स। ठीक है, पार्सन्स ने सामाजिक संरचना, सामाजिक परिवर्तन को इस तरह से परिभाषित किया था कि व्यक्ति और समाज के बीच में जो अंतर्क्रियाएं होती हैं, उन अंतर्क्रियाओं में जब परिवर्तन होता है तो ऐसा परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। यहाँ पर अच्छा देखिए, किसने किस तरह से सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित किया है। ठीक है, ये इससे जुड़ा हुआ प्रश्न और ये सभी क्लास में बताया जा चुका है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सामाजिक संबंधों में परिवर्तन को, ठीक है, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। ये किसका कहना था? मैकेवर का।
ठीक है। मैकेवर ने सामाजिक परिवर्तन को सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन कहा। मानवीय अंतर्क्रियाओं में जब परिवर्तन होता है तो मानवीय अंतर्क्रियाओं में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन किसने कहा था? मैरल एल्ड्रिज ने कहा था। ये याद रखेंगे आप, मैरल एल्ड्रिज ने कहा था। ठीक है। और यहाँ पर आंतरिक संरचना में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। ये किसका कहना था? गिडेंस का, एंथोनी गिडेंस का कहना था। इन्होंने कहा था कि प्रत्येक समाज की एक आंतरिक संरचना होती है और जब उस आंतरिक संरचना में परिवर्तन होता है तो ऐसा परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। ये गिडेंस का कहना था। अच्छा, सामाजिक संरचना और उसके प्रकार में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। ये किसका कहना था? ये किसने कहा था? किंग्सले डेविस ने। ठीक है, किंग्सले डेविस ने इस तरह से परिभाषित किया है सामाजिक परिवर्तन को कि सामाजिक संरचना और प्रकारों में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे सोशल चेंज से रिलेटेड। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ये कीवर्ड्स हैं, परिभाषा स्टेटमेंट में दी होगी, आपको इन कीवर्ड्स से जो है आंसर को देखना है क्या सही है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, वह पद क्या है जिसकी रचना हिलर ने प्रस्तुति के लिए की थी जो अन्यों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। यहाँ पर मूल प्रस्तुति, उत्कृष्ट प्रस्तुति, मूल्य प्रस्तुति और ध्रुवीय प्रस्तुति यहाँ पर दिया गया है। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर मूल प्रस्तुति होगा। ठीक है, मूल प्रस्तुति होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। और मूल प्रस्तुति की बात किसने की है? यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो हिलर के द्वारा दिया गया है। देखिए, हिलर का कहना था कि व्यक्ति की सिर्फ समाज में एक ही प्रस्तुति नहीं होती है। ठीक है, व्यक्ति की समस्त प्रस्तुति से यहाँ पर तात्पर्य है व्यक्ति की कुछ प्रस्तुति उसे जन्म से मिलती है जिसे प्रदत्त प्रस्तुति कहा जाता है, और व्यक्ति की कुछ प्रस्तुति ऐसी होती है जिसे वह प्राप्त करता है अपनी योग्यता से, उसको हम अर्जित प्रस्तुति कहते हैं। तो समस्त प्रस्तुति यानी कि प्रदत्त और अर्जित प्रस्तुतियों का जो योग कहलाता है, ठीक है, उनमें से समस्त प्रस्तुतियों में से एक ऐसी प्रस्तुति होती है जिसके द्वारा वह सोसाइटी में जाना जाता है, समाज में जाना जाता है, उसको ही हिलर ने क्या कहा था? मूल प्रस्तुति कहा था। और यहाँ पर ध्रुवीय प्रस्तुति की बात आप करें तो ये जो अवधारणा है ध्रुवीय प्रस्तुति की, ये किसकी है? रॉबर्ट बियरस्टेड की है। ध्रुवीय प्रस्तुति की अवधारणा रॉबर्ट बियरस्टेड ने दी है, ये आप याद रखेंगे। ध्रुवीय प्रस्तुति या हम कहें युग्मीय प्रस्तुति, जैसे कि एक प्रस्तुति के अभाव में दूसरी प्रस्तुति का कोई महत्व नहीं है, उसके बारे में हम सोच नहीं सकते। जैसे कि दुकानदार और ग्राहक की प्रस्तुति, अध्यापक और विद्यार्थी की प्रस्तुति हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर और मरीज की प्रस्तुति, माता पिता, पति पत्नी, ये सभी युग्मीय या ध्रुवीय प्रस्तुति के उदाहरण है। यह अवधारणा है किसकी? रॉबर्ट बियरस्टेड की है। और यहाँ पर ऑप्शन ए है सही। प्रश्न है, एक निश्चित सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित भूमिकाओं एवं प्रस्तुतियों के एक पुंज के रूप में संस्था को किसने परिभाषित किया? ऑप्शन है यहाँ पर मैकेवर, डेविस, समनर, एजी फ्रैंक। एक निश्चित सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित भूमिकाओं एवं प्रस्तुतियों के एक पुंज के रूप में संस्था को किसने परिभाषित किया? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट क्या है? एक निश्चित सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित भूमिकाओं एवं प्रस्तुतियों के एक पुंज के रूप में संस्था को किसने परिभाषित किया? यहाँ पर सही होगा किंग्सले डेविस। ठीक है, किंग्सले डेविस होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्रस्तुति सकुल की, या अगर हम कहें प्रस्तुति पुंज, ठीक है, ये किसका कॉन्सेप्ट है? ये मर्टन का है। किसका है? मर्टन का है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं मैकेवर एंड पेज, ऑगबर्न एंड नेमकॉफ, मजूमदार एंड मदान, गिलेन एंड गिलेन। एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ये किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है? एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ये किसकी हो जाएगी? ये मजूमदार एंड मदान की है। ठीक है, मजूमदार एंड मदान की है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि गांवों से नगरों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण ही नगरीकरण है? ऑप्शन देख लीजिए, पैट्रिक गिडिक्स, किंग्सले डेविस, ग्रिफिथ टेलर, लुई वर्थ।
यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ग्रिफिथ टेलर होगा, ठीक है, ग्रिफिथ टेलर होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। और लुई वर्थ ने, ठीक है, नगरीकरण की अवधारणा के जनक कौन है, किसने दी है, लुई वर्थ ने दी है, ठीक है, ये लुई वर्थ का कॉन्सेप्ट है नगरीकरण का। प्रश्न है, किसने कहा है कि दीर्घ परंपरा एक शहरी घटना है तथा लघु परंपरा का दीर्घ परंपरा में परिवर्तन ही नगरीकरण है। ऑप्शंस है मैकम मेरेट, मिल्टन सिंगर, रॉबर्ट रेडफील्ड, एससी दुबे। दीर्घ परंपरा एक शहरी घटना है तथा लघु परंपरा का दीर्घ परंपरा में परिवर्तन ही नगरीकरण है। मैकम मेरेट, मिल्टन सिंगर, रॉबर्ट रेडफील्ड, एससी दुबे यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। दीर्घ परंपरा एक शहरी घटना है तथा लघु परंपरा का दीर्घ परंपरा में परिवर्तनहीन नगरीकरण है। यह किसका कहना है? यहाँ पर सही हो जाएगा मिल्टन सिंगर, ठीक है, मिल्टन सिंगर होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। दीर्घ परंपरा एक शहरी घटना है तथा लघु परंपरा का दीर्घ परंपरा में परिवर्तन ही नगरीकरण कहलाता है। ये किसका कहना है? मिल्टन सिंगर का कहना है, ठीक है, मिल्टन सिंगर। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं परंपरा के दो प्रकार, लघु परंपरा और दीर्घ परंपरा, तो ये किसके द्वारा दिए गए हैं? रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा, ठीक है, लघु परंपरा व दीर्घ परंपरा, या अगर हम क्या है वृहद परंपरा, तो ये अवधारणाएं किसकी हैं? रॉबर्ट रेडफील्ड की है। एससी दुबे ने बहुल परंपरा की अवधारणा दी है, ठीक है, बहुल परंपरा की अवधारणा किसकी है? एससी दुबे की है, जिसमें 6 तरह की परंपराओं की, यानी कि परंपरा के 6 प्रकार एससी दुबे द्वारा बताए गए हैं। यहाँ पर मिल्टन सिंगर है और मैकम मेरेट का सार्वभौमिकरण व स्थानीयकरण की अवधारणा है। सार्वभौमिकरण व स्थानीयकरण, ठीक है, सार्वभौमिकरण व स्थानीयकरण की अवधारणा किसने दी है? मैकम मेरेट ने दी है। यहाँ पर मिल्टन सिंगर, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, एकल विवाह प्रादुर्भाव पुरुषों और महिलाओं को वैवाहिक बंधन में बांधने के लिए नहीं बल्कि निजी संपत्ति की रक्षा करने के लिए हुआ था, यह कहा जाता है, मतलब कि यह कहा गया था। ऑप्शंस में है वेस्टरमार्क, मैकएवर एंड पेज, फ्रेडरिक एंजल्स, जीपी मर्डॉक। एकल विवाह प्रादुर्भाव पुरुषों और महिलाओं को वैवाहिक बंधन में बांधने के लिए नहीं बल्कि निजी संपत्ति की रक्षा करने के लिए हुआ था, या किसने कहा? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर फ्रेडरिक एंजल्स हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और विवाह की उत्पत्ति से संबंधित परिवार की उत्पत्ति, ठीक है, सॉरी, परिवार की उत्पत्ति से संबंधित एक विवाहित सिद्धांत किसका है? वेस्टरमार्क का है, ठीक है, परिवार की उत्पत्ति से संबंधित एक विवाहित सिद्धांत किसने दिया है? ये वेस्टरमार्क ने दिया है। यहाँ पर ऑप्शन सी है सही। प्रश्न है, क्रांतीय इतिहास के इंजन है, ये किसके द्वारा बात कही गई है? ऑप्शंस में पेरेटो, कार्ल मार्क्स, AR देसाई, EA रॉस यहाँ पर दिया गया है। क्रांतीय इतिहास की इंजन है, क्रांतीय इतिहास की इंजन है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। माइंड एंड सोसाइटी किसकी पुस्तक है? जॉर्ज हर्बर्ट मीड, मॉर्गेट मीड, पेरेटो, रॉल्फ लिंटन यहाँ पर है ऑप्शंस। यहाँ पर राइट क्या होगा? बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? जॉर्ज हर्बर्ट मीड की बुक का नाम है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, ठीक है, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी किसकी है? जॉर्ज हर्बर्ट मीड की है। माइंड एंड सोसाइटी ये किसकी है? ये पेरेटो की है, ठीक है, ये किसकी है? ये पेरेटो की पुस्तक है। और मॉर्गेट मीड की पुस्तक का नाम मेल एंड फीमेल है, ठीक है, मेल एंड फीमेल, ये मॉर्गेट मीड की है। पेरेटो की यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने क्रिया के 2 प्रकार बताए हैं, ठीक है, क्रिया के प्रकार 2 बताए हैं इन्होंने। एक तो तार्किक क्रिया बताया है, तार्किक क्रिया, और दूसरा अतार्किक क्रिया। तार्किक क्रिया और अतार्किक क्रिया हो जाएगा। यहाँ पर चलिए ऑप्शन सी है सही। अब यहाँ पर देखिए, सोशल मोबिलिटी पुस्तक के लेखक है। सोशल मोबिलिटी कब आती है? 1927 में आती है। किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है? सोरोकिन के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। सबसे पहले सामाजिक गतिशीलता पर व्यवस्थित अध्ययन करने वाले सोरोकिन ही हैं, और सोरोकिन की ये पुस्तक है जो कि 1927 में आती है। सामाजिक गतिशीलता इनकी पुस्तक है। और सामाजिक गतिशीलता की बात करें तो इन्होंने 2 तरह की गतिशीलता की बात की थी, क्षैतिज गतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता है, और दूसरा रैखिक गतिशीलता है, ठीक है, क्षैतिज और रैखिक गतिशीलता।
क्षैतिज गतिशीलता की बात करें तो इसमें उन्होंने कहा था कि पद में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, पद में परिवर्तन नहीं होता है, स्थान में परिवर्तन होता है, ठीक है। और रैखिक गतिशीलता में इन्होंने कहा था कि पद में परिवर्तन है, स्थान में हो भी सकता है, ठीक है, स्थान में परिवर्तन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो क्षैतिज और रैखिक गतिशीलता की बात किसके द्वारा की गई है, ये सोरोकिन के द्वारा की गई है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, पुस्तक है रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन सोसाइटी एंड कल्चर। ऑप्शंस है रेमनफोर्थ, बोर्दियो, दुर्खीम, लर्नर। रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन सोसाइटी एंड कल्चर, ये किसकी हो जाएगी, यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन सोसाइटी एंड कल्चर, ये बोर्दियो की है, ठीक है। किसकी पुस्तक है, बोर्दियो की है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, बोर्दियो यहाँ पर राइट है। निम्न में से किसने उद्विकासवाद के विरुद्ध प्रकारवादी सिद्धांत को जन्म दिया, ऑप्शंस हैं मैलोनोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन, हर्बर्ट स्पेंसर, दुर्खीम। उद्विकासवाद के विरुद्ध प्रकारवादी सिद्धांत को जन्म दिया है, ऑप्शंस बताएं, यहाँ पर सही क्या होगा, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा, मैलोनोव्स्की, ठीक है, मैलोनोव्स्की है। और मैलोनोव्स्की को व्यक्तिवादी प्रकारवादी कहा जाता है। व्यक्तिवादी प्रकारवादी में किसका नाम आता है, मैलोनोव्स्की का आता है, ठीक है। संस्कृति के संदर्भ में इन्होंने प्रकार की बात की थी, ये भी आप याद रखेंगे। इन्होंने मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत दिया था। मानवीय आवश्यकताएं इन्होंने कितनी बताई थी, 3 तरह की बताई थी। मानवीय आवश्यकताएं कितनी होती हैं, 3 तरह की बताई थी, प्राथमिक आवश्यकता, द्वितीयक आवश्यकता और तृतीयक आवश्यकता। और इन आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन किसे बताया था, संस्कृति को बताया था। संस्कृति क्या है, साधन है इन आवश्यकताओं की पूर्ति का, और व्यक्ति ने ही अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संस्कृति का निर्माण किया है। और संस्कृति किस तरह मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है, इसी के संदर्भ में उन्होंने प्रकार यानी कि फंक्शंस की भी बात की थी, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। पुस्तक है यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, बताएं। ऑप्शंस में है मैक्स वेबर, पार्सन्स, रेडक्लिफ ब्राउन, रॉबर्ट बियरस्टेड। स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सही क्या होगा, ये किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है, पार्सन्स, ठीक है, पार्सन्स होगा ऑप्शन बी, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम सामाजिक प्रतिमान की बात करें, रॉबर्ट बियरस्टेड के द्वारा कितने तरह की प्रतिमान की बात की थी, प्रतिमान, सामाजिक प्रतिमान के प्रकार रॉबर्ट बियरस्टेड ने कितने बताए थे, 2 तरह के प्रतिमान की बात की थी। एक तो है सामुदायिक प्रतिमान, ठीक है, सामुदायिक प्रतिमान है, और दूसरा हो जाएगा संघात्मक प्रतिमान। सामुदायिक प्रतिमान और दूसरा क्या हो जाएगा, संघात्मक प्रतिमान हो जाएगा। ये रॉबर्ट बियरस्टेड के द्वारा सामाजिक प्रतिमान के 2 प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं। प्रश्न है, सामाजिक क्रिया के 4 प्रकारों तार्किक, मूल्यांकनात्मक, भावात्मक और परंपरागत क्रिया का उल्लेख किस समाजशास्त्री के द्वारा किया गया। ऑप्शन है दुर्खीम, पेरेटो, किंग्सले डेविस, मैक्स वेबर। सामाजिक क्रिया के ये 4 प्रकार किसने बताए, और ये सही क्रम में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, सही क्रम में है, इसे ऐसे ही आप याद रखेंगे, सही क्रम में लगाने को आता है। ये किसने बताए हैं, मैक्स वेबर ने, ठीक है। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु किसे बताया था, मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, सोशल एक्शन है, सामाजिक क्रिया है, ठीक है। और अगर सामाजिक क्रिया ना हो, व्यक्ति हो, तो व्यक्ति को आप टिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन डी होगा सही। प्रश्न है, समाजशास्त्र में भूमिका की अवधारणा का संबंध होता है। ऑप्शन देखिए, व्यक्ति की स्थिति संबंधी पक्ष से, स्थिति के अचल पक्ष से, परिस्थिति के व्यवहारिक संघटक से, व्यवहार के मानकात्मक पक्ष से। बताएं यहाँ पर सही क्या है, यहाँ पर परिस्थिति के व्यवहारिक संघटक से है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है, उपयुक्त परिभाषा किस समाजशास्त्री द्वारा दी गई। वेस्टरमार्क, बोगार्डस, जॉनसन, लूसी मेयर यहाँ पर विकल्प है। विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है, उपयुक्त परिभाषा किस समाजशास्त्री के द्वारा दी गई।
यहाँ पर बोगाडस होगा, और बोगाडस ने सामाजिक दूरी का पैमाना दिया था। ठीक है, सामाजिक दूरी का पैमाना किसका है? बोगाडस का है। ठीक है, ये भी एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो ये याद रखेंगे। यहाँ पर विकल्प बी होगा सही। प्रश्न है, उस पितृ सत्तात्मक परिवार का नामकरण क्या होगा जहां एक पुरुष अपनी पत्नी, बच्चे, सास एवं साली के साथ निवास करता है? ऑप्शंस में देखिए, यहाँ पर परिवार के प्रकार बताए गए हैं। संयुक्त परिवार, एकाकी परिवार, विस्तृत परिवार या फिर बहुपति विवाही परिवार। ऐसे परिवार को हम क्या कहेंगे? पितृ सत्तात्मक परिवार है। ठीक है, जहां पर पुरुष अपनी पत्नी, उसके बच्चे, सास, साली के साथ रह रहा है। संयुक्त परिवार कहेंगे, एकाकी परिवार, विस्तृत परिवार या फिर बहुपति विवाही परिवार। इसे हम विस्तृत परिवार कहेंगे। ठीक है, विस्तृत परिवार कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर विस्तृत परिवार हो जाएगा। इसमें पति पत्नी के जो जितने नाते रिश्तेदार होते हैं सब साथ ही में रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत बड़ा, सोचिए कितना बड़ा परिवार होगा। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। खाना कौन बनाता होगा इतने लोगों का? ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, यह एक अंतर्विवाहीय समूह है जो पवित्र और अपवित्र के सिद्धांत पर आधारित है। इस समूह को कहा जाता है। ऑप्शंस हैं जनजाति, जाति, संपदा, वर्ग। बताएं, यह एक अंतर्विवाहीय समूह है जो पवित्र और अपवित्र के सिद्धांत पर आधारित है। इस समूह को कहा जाता है। बताएं। अंतर्विवाही समूह है जो पवित्र और अपवित्र के सिद्धांत पर आधारित है। इस समूह को कहा जाता है जाति। ठीक है, कास्ट है यहाँ पर, ऑप्शन बी हो जाएगा। जाति यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जाति व्यवस्था की सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से वर्णन किसके द्वारा किया गया था? जीएस घुरिये के द्वारा किया गया था। ये भी आप याद रखेंगे। घुरिये ने जाति व्यवस्था या जाति प्रथा का सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से वर्णन किया था। और इन्होंने, एक प्रश्न आता है कि जाति व्यवस्था की रीढ़ किसे कहा जाता है? ठीक है, रीढ़ या फिर रीढ़ की हड्डी, इस तरह से प्रश्न कुछ आता है, तो यह अंतर्विवाह को कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है? अंतर्विवाह है। और इन्होंने ये भी कहा था कि जाति व्यवस्था को दूर करने के जब उपायों की बात करते हैं तो इन्होंने कहा था ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्जातीय विवाह होने चाहिए, जिससे जो है जाति व्यवस्था को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। और ये बात घुरिये के साथ ही अंबेडकर जी भी थे जिन्होंने ये बात कही थी। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, डब्ल्यूएच वाइजर ने मुख्य रूप से भारत में अंतर्जातीय संबंधों का विश्लेषण किस संदर्भ में किया? ऑप्शंस हैं यहाँ पर वैवाहिक संबंध, सहभोजीय संबंध, जजमानी संबंध या फिर सामाजिक संबंध। डब्ल्यूएच वाइजर ने मुख्य रूप से भारत में अंतर्जातीय संबंधों का विश्लेषण किस संदर्भ में किया? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर जजमानी संबंध होगा। ठीक है, जजमानी संबंध की अगर हम बात करें तो ये याद रखेंगे आप, सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम प्रयोग प्लस अवधारणा अगर पूछी जाए, ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई है जजमानी व्यवस्था की, या अगर पूछा जाए सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो वाइजर ही हैं। ठीक है, विलियम वाइजर ही हैं। अच्छा, इन्होंने कहाँ पर अध्ययन करके किया था? करीमपुर पर। करीमपुर पर अध्ययन था। करीमपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है करीमपुर। और इन्होंने जजमानी व्यवस्था को प्रकार्यात्मक संस्था बताया था। जजमानी व्यवस्था क्या है? प्रकार्यात्मक संस्था है। ये आप याद रखेंगे, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। द हिंदू जजमानी सिस्टम इनकी पुस्तक है, द हिंदू जजमानी सिस्टम। द हिंदू जजमानी सिस्टम, ये इनकी पुस्तक हो जाएगी विलियम वाइजर की, जिसमें इन्होंने जजमानी व्यवस्था की बात की है, जो कि 1936 में आती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, सर्वप्रथम जजमानी व्यवस्था के विषय में विस्तृत व्याख्या किस विद्वान ने की? डब्ल्यूएच वाइजर, एनएस रेड्डी, ऑस्कर लेविस, एमएन श्रीनिवास यहाँ पर है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा?
बताएं यहाँ पर सही क्या होगा। यहाँ पर विलियम वाइजर ही है, ठीक है। और जो सेवा लेने वाली जो जाति होती है उसे जजमान कहा जाता है, और सेवा देने वाली जाति को कमीन कहा जाता है। ऑस्कर लेविस ने भी जजमानी व्यवस्था के बारे में बात की थी, और इन्होंने शोषणात्मक संस्था बताया था। जजमानी व्यवस्था को क्या कहा था, या यानी कि जजमानी व्यवस्था क्या है, शोषणात्मक संस्था है। इसमें कुछ उच्च जातियां निम्न जातियों का शोषण करती हैं, कुछ जातियां होती हैं जो सेवा लेती हैं लेकिन वे सेवा देती नहीं हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है प्रभु जाति के से संबंधित है। यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, बताना सही है क्या। देखिए, पहला है प्रभु जाति की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग एम एन श्रीनिवास ने मैसूर के एक गांव के अध्ययन में किया। दूसरा है भूमि का स्वामित्व संख्यात्मक शक्ति और राजनीतिक परीक्षण समुदाय में किसी जाति को प्रभुत्व स्थापित कराने में मदद करता है। तीसरा है प्रभु जाति को किसी विशेष क्षेत्र में हमेशा ऊंची अनुष्ठानिक प्रस्तुति मिलती है। चौथा है प्रभु जाति किसी क्षेत्र विशेष में अन्य अधीनस्थ जातियों के लिए संदर्भ समूह का कार्य करती है। बताएं सही क्या होगा यहाँ पर, सही यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 3 इन्होंने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। मैसूर के गांव पर इनका अध्ययन भी रहा है श्रीनिवास का। इन्होंने 3 मुख्य इसके लक्षण प्रभु जाति के बताए थे कि जनसंख्यात्मक शक्ति होनी चाहिए, भूमि आर्थिक शक्ति होनी चाहिए जिसमें भूमि की बात इन्होंने की है, राजनीतिक शक्ति में उन्होंने उस जाति का दबदबा होने की बात की थी, और ये संदर्भ समूह का कार्य करती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रभुत्व जाति का कॉन्सेप्ट से रिलेटेड यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर सही होगा। अब यहाँ पर देखिए मिलान करना है। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, किसने कहा, समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है, और समाजशास्त्र मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। चलिए देख कर बताएं यहाँ पर सही क्या होगा, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, ये बात किसके द्वारा कही गई है, ये वॉर्ड के द्वारा कही गई है, ठीक है। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, ये वॉर्ड ने कही है। समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये किसने कही है, गिडिंग्स ने कही है। समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है, ये किसने कही है, समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है, ठीक है। ये बात किसके द्वारा कही गई है, जॉर्ज सिमेल। और समाजशास्त्र मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है, ये बात किसने कही है, जॉनसन ने कही है, ठीक है। ये यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, विकल्प सी यहाँ पर सही होगा, ठीक है। विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र को क्रमबद्ध एवं समान समाजशास्त्र और ऐतिहासिक समाजशास्त्र इन 2 भागों में विभक्त किया। विकल्प में यहाँ पर सोरोकिन, जिन्सबर्ग, कॉलमैनहीम, दुर्खीम यहाँ पर दिया गया है। बताएं यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर सही हो जाएगा कॉलमैनहीम, ठीक है। कॉलमैनहीम हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी की संज्ञा किस समाजशास्त्री ने दी है। ऑप्शंस में यहाँ पर C.W. मिल्स, बियरस्टेड, दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट दिया गया है। विज्ञानों की रानी, समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी किसने कहा था, C.W. मिल्स, बियरस्टेड, दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट यहाँ पर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर इसे ठीक करिए। देखिए समाजशास्त्र मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है, ठीक है, ये जॉर्ज सिमेल होगा यहाँ पर, है ना। और समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है, ये जॉनसन होगा। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, ये वॉर्ड होगा, ठीक है। इसे ठीक कर लें। ठीक है, ए का थर्ड हो जाएगा,
बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड एंड डी का फोर्थ। ठीक है, इसे ठीक कर लें। चलिए, समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी किसने कहा? विज्ञानों की रानी किसने कहा था? अगस्त कॉम्ट ने। ठीक है, समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी या महारानी, इस तरह से स्टेटमेंट आता है, ये किसने कहा था? अगस्त कॉम्ट ने कहा था। विज्ञान का वर्गीकरण अगस्त कॉम्ट ने दिया है, जिसमें सबसे पहले किसकी बात करते हैं? ये गणित शास्त्र की, फिर खगोल शास्त्र की ये बात करते हैं, गणित शास्त्र है, फिर खगोल शास्त्र की बात करते हैं, भौतिक शास्त्र की बात करते हैं ये। ठीक है, उसके बाद रसायन शास्त्र, और उसके बाद जीव विज्ञान की इन्होंने बात की है। ठीक है, जीव विज्ञान की बात की है, फिर समाजशास्त्र की ये बात करते हैं। ठीक है, मैथ्स की बात की इन्होंने, एस्ट्रोनॉमी की बात की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिर सोशियोलॉजी की बात की। इस तरह से भी पूछा जाता है कि सबसे पहले किस विषय की बात की थी। विज्ञान के वर्गीकरण में अगस्त कॉम्ट ने सबसे पहले किस विषय की बात की, सबसे आखिरी में किस विषय की बात की, समाजशास्त्र से पहले किस विषय की बात की। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, क्रम में लगाने को भी आता है, तो ये सही क्रम में आपको बताया गया है, इसे सही ऐसे ही आपको याद करना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है अगस्त कॉम्ट के द्वारा समस्त विज्ञानों का संस्करण क्रम है। अब चलिए देखकर बताइए सही यहाँ पर क्या होगा, सही यहाँ पर क्या है। बताएं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए होगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। मैथ्स की बात की, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिर सोशियोलॉजी की बात की थी, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। इसके अलावा प्रत्यक्षवाद, ठीक है, प्रत्यक्षवाद की अवधारणा भी इनके द्वारा दी गई है, ज्ञान के 3 नियम या ज्ञान के 3 स्तर। ठीक है, इस तरह से स्टेटमेंट आता है, मतलब कि कॉन्सेप्ट आता है, ये अगस्त कॉम्ट के द्वारा ही दिया गया है। प्रश्न है हितों के आधार पर समितियों का वर्गीकरण अविशेषीकृत एवं विशेषीकृत के रूप में किया है। ऑप्शन है यहाँ पर गिलिन एंड गिलिन, किंग्सले डेविस, मैकेवर एंड पेज, ऑकबर्न एंड निम्कॉफ। हितों के आधार पर समितियों का वर्गीकरण अविशेषीकृत एवं विशेषीकृत के रूप में किसने किया? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट होगा मैकेवर एंड पेज। ठीक है, मैकेवर एंड पेज होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मिलान करिए, देखिए किसके द्वारा ये बात कही गई। देखिए ऑप्शन ए है यहाँ पर कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु संगठित एवं स्थापित प्रणालियां सामाजिक संस्थाएं हैं। बी है एक सामाजिक संस्था समाज है जिसे मुख्यतः सुस्थापित प्रणालियों के द्वारा लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठित किया गया है। सी है एक संस्था को किसी एक या अधिक प्रकारों के चारों ओर निर्मित अंतर संबंधित जनरीतियों, रूढ़ियों और कानूनों के समुच्चय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। डी है एक संस्था एक विचारधारा, विचार, मत, सिद्धांत या स्वार्थ एवं एक संरचना से मिलकर के बनती है। ठीक है, यहाँ पर समाजशास्त्री में बुगार्डस, डेविस, ऑकबर्न एंड निम्कॉफ और समनर यहाँ पर दिया गया है। देखकर आराम से बताएं सही क्या है यहाँ पर, इस पर टाइम लगेगा, देखकर बताएं। बताएं।
सही क्या होगा यहाँ पर? विकल्प बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु संगठित एवं स्थापित प्रणालियां सामाजिक संस्थाएं हैं, ये ऑगबन से जुड़ जाएगा। ठीक है, ऑगबन से संबंधित है। इसके अलावा एक सामाजिक संस्था समाज है जैसे मुख्यतः सुस्थापित प्रणालियों के द्वारा लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठित किया गया, ये बोगार्डस से जुड़ जाएगा। और एक संस्था को किसी एक या अधिक प्रकारों के चारों ओर निर्मित अंतर संबंधित जनरीतियों, रूढ़ियों और कानूनों के समुच्चय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ये डेविस से जुड़ जाएगा। और एक संस्था एक विचारधारा एवं एक संरचना से मिलकर बनती है, ये किससे संबंधित है? समनर से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही है। अब यहाँ पर बताया कौन सा देखिए कथन गलत है। देखिए, ऑप्शन ए है एक समाज में कई समुदाय हो सकते हैं, बी है एक समुदाय में कई समाज हो सकते हैं, सी है समुदाय की प्रकृति क्षेत्रीय या स्थानीय है, डी है समुदाय की सदस्यता अनिवार्य है। गलत बताना है यहाँ पर। यहाँ पर एक समुदाय में कई समाज हो सकते हैं, ये यहाँ पर गलत होगा। ठीक है, बल्कि एक समाज में कई समुदाय हो सकते हैं, ये सही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है व्यक्तियों का ऐसा योग जिसमें संरचना अथवा संगठन का अभाव होता है, जिसके सदस्य समूह के अस्तित्व के प्रति अनभिज्ञ अथवा कम जागरूक हो सकते हैं तथा यह समूह कभी भी संगठित सामाजिक समूह में परिवर्तित हो सकता है, ये कहलाता है। ऑप्शन है यहाँ पर प्राथमिक समूह, द्वैतिक समूह, अर्ध प्राथमिक समूह, संदर्भ समूह। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम क्या कहेंगे? अर्ध प्राथमिक समूह कहेंगे। ठीक है, अर्ध प्राथमिक समूह कहेंगे। और ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? कूले के द्वारा दी गई है। प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी थी? कूले ने दी थी। अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा कूले ने दी थी। द्वितीयक समूह की बात किसने की है? किंग्सले डेविस ने की है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट किसका हो जाएगा? किंग्सले डेविस का हो जाएगा। और संदर्भ समूह की अगर हम बात करते हैं तो संदर्भ समूह की बात हालांकि कई सारे लोगों ने की है। हाइमन आ जाएगा इसमें, मर्टन का नाम आ जाएगा। ठीक है, मर्टन आ जाएगा। और इसके अलावा स्टॉफर है। ठीक है, स्टॉफर का नाम आ जाएगा। ऑटो क्लाइनबर्ग आ जाएंगे। ये सभी, इन सभी ने संदर्भ समूह की बात की है। न्यूकॉम ने भी की है। लेकिन अगर पूछा जाता है सबसे पहले किसने की, तो हाइमन ने। समाजशास्त्र में सबसे पहले किसने की थी? तो मर्टन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए समूहों को प्रादेशिक एवं गैर प्रादेशिक समूह में वर्गीकृत किया है। ऑप्शंस में यहाँ पर है चॉल्से, एल्वुड, पार्क एंड बर्गेस, गिलन एंड गिलन, ल्योतार्ट। बताएं समूहों को प्रादेशिक और गैर प्रादेशिक समूह में किसने विभाजित किया है? प्रादेशिक समूह और गैर प्रादेशिक समूह की बात किसने की थी? पार्क एंड बर्गेस ने की थी। बी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है जब अंतःक्रिया में निरंतरता पाई जाती है और साथ ही जब वह किसी निश्चित परिणाम की ओर बढ़ती है तो ऐसी अंतःक्रिया किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है यहाँ पर सामाजिक व्यवहार, सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक क्रिया और सामाजिक मानदंड। जब अंतःक्रिया में निरंतरता पाई जाती है और साथ ही जब वह किसी निश्चित परिणाम की ओर बढ़ती है तो ऐसी अंतःक्रिया किस नाम से जानी जाती है? इसे हम क्या कहेंगे? सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रिया कहेंगे। ऑप्शन बी। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। संघर्ष के दो स्वरूपों आंशिक संघर्ष और पूर्ण संघर्ष का उल्लेख किस समाजशास्त्री ने किया? ऑप्शन देख लीजिए, लेविस कोजर, किंग्सले डेविस, मैकएवर एंड पेज, ग्रीन यहाँ पर दिया गया है। आंशिक संघर्ष और पूर्ण संघर्ष की बात किसने की है?
बताएं यहाँ पर सही क्या होगा। लेविस कोजन ने आंतरिक और बाह्य संघर्ष की बात की थी। आंतरिक और बाह्य संघर्ष की बात किसने की है, लेविस कोजन ने की है। यहाँ पर आंशिक और पूर्ण संघर्ष की बात किसने की है, किंग्सले डेविस ने की है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, किंग्सले डेविस होगा। और अगर हम मैकेवर की बात करते हैं तो इन्होंने प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की बात की है। प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की बात किसने की है, ये मैकेवर ने की है। ये भी आप याद रखेंगे। ग्रीन ने सहयोग के बताए थे प्रकार। ठीक है, ग्रीन ने सहयोग के 3 प्रकार बताए थे। प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग, प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग और तृतीयक सहयोग। ठीक है, तो ये सहयोग के प्रकार किसने बताए हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये ग्रीन ने बताया। आंतरिक बाह्य संघर्ष की लेविस कोजन ने बात की है। आंशिक पूर्ण संघर्ष की बात डेविस ने की है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संघर्ष की बात किसने की है, मैकेवर ने की है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, कास्ट इन इंडिया के लेखक हैं J.H. हटन, विल्बर्ट मूर, कार्ल मार्क्स, I.P. देसाई। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। कास्ट इन इंडिया, यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर राइट क्या होगा, कास्ट इन इंडिया के लेखक कौन है, J.H. हटन, विल्बर्ट मूर, कार्ल मार्क्स, I.P. देसाई। यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर J.H. हटन होगा। ठीक है, J.H. हटन होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, द डेथ ऑफ द फैमिली किसकी है, हॉबेल, फ्रायड, मिल्टन सिंगर, डेविड कूपर। द डेथ ऑफ द फैमिली, ये पुस्तक किसकी है, द डेथ ऑफ द फैमिली, डेविड ग्राम कूपर की है। ऑप्शन डी। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ऑप्शंस देख लीजिए, किंग्सले डेविस, मैकम मेरिट, टॉड, किम्बॉल यंग। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, इस पुस्तक के लेखक कौन है, किसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, किंग्सले डेविस। ठीक है, किंग्सले डेविस की है। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा सही। और मानव समाज, ये भी इनकी ही पुस्तक है, किंग्सले डेविस की। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, प्योर सोशियोलॉजी। प्योर सोशियोलॉजी किसकी पुस्तक है, लुंडबर्ग, रिजमैन, लिस्टेड वार्ड, दुर्कीम। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। प्योर सोशियोलॉजी किसकी पुस्तक है, लेस्टर वॉर्ड की है। ठीक है, लेस्टर वॉर्ड की है। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा सही। प्रश्न है, भारत में जनजाति विकास हेतु राष्ट्रीय उद्यान यानी कि राष्ट्रीय उपवन या हम कहें नेशनल पार्क का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया था, बताएं। ऑप्शंस में G.S. घुरिये, मजूमदार, M.N. श्रीनिवास, वेरियर एल्विन यहाँ पर दिया गया है। नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट किसका है, वेरियर एल्विन का है। ठीक है, वेरियर एल्विन का है। इन्होंने बैगा जनजाति, गोंड जनजाति पर अध्ययन किया है। ठीक है, वेरियर एल्विन ने बैगा गोंड जनजातियों पर अध्ययन किया है। प्रश्न है, पावर इलीट। पावर इलीट का कॉन्सेप्ट किसका है, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, C.W. मिल्स, R.K. मर्टन। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। पावर इलीट किसने बात की, पावर इलीट, बताएं। पावर रिलीट का कॉन्सेप्ट किसका है, C.W. मिल्स का, सी राइट मिल्स का है। और यहाँ पर मैक्स वेबर ने शक्ति व सत्ता की बात की थी, नौकरशाही की बात की थी, सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार भी ये बताए हैं मैक्स वेबर ने। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम का गठन कब किया गया था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग और वित्त और विकास निगम का गठन, वित्त और विकास निगम का गठन कब किया गया था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग और वित्त और विकास निगम का गठन
13 जनवरी 1992, 13 जनवरी 1992 में किया गया था, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, जिस पद्धति के तहत जातिगत क्रम परंपरा में ऊपर उठने के लिए कोई जाति किसी उच्चतर जाति की आदतों, परंपराओं और अनुष्ठानों को अपनाती है उसे कहा जाता है। ऑप्शंस है यहाँ पर आत्मसातीकरण, संस्कृतिकरण है, विलयीकरण है, अभिज्ञानीकरण यहाँ पर दिया गया है। ऐसी पद्धति जिसके तहत जातिगत क्रम परंपरा में ऊपर उठने के लिए कोई जाति किसी उच्च जाति की आदतों, परंपराओं और अनुष्ठानों को अपनाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहेंगे हम? संस्कृतिकरण कहेंगे। ठीक है, संस्कृतिकरण कहेंगे। और संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है? एम.एन. श्रीनिवास ने दी है। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है? एम.एन. श्रीनिवास ने दी है। इससे संबंधित इनकी पुस्तक का नाम है रिलीजन एंड सोसाइटी, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया। ये इनकी पुस्तक है, ठीक है, जो कि 1952 में आती है। इसी पुस्तक में संस्कृतिकरण की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास ने दी थी। इसमें क्या होता है, कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति किसी उच्च या द्विज जाति के रीति रिवाज, उनकी परंपराओं, उनकी जीवन शैली को अपनाती है ताकि उनका जाति पदक्रम में जो स्थान है वह पहले से बेहतर हो सके। यही संस्कृतिकरण की अवधारणा है जो कि एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा दी गई है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का अर्थ है जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था वह अब वैसा नहीं माना जा रहा है। किसने परिभाषित किया? ऑप्शन है ए.आर. देसाई, योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे। बताएं सही यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सही होगा एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास ने धर्मनिरपेक्षीकरण की अवधारणा भी दी है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप। अब यहाँ पर देखिए, सही बताना है। देखिए यहाँ पर संस्कृति से संबंधित दिया गया है। पहला है ऑप्शन ए, टाइलर के अनुसार संस्कृति वह समग्र जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून और ऐसी ही अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेश है जो मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। विकल्प बी है, हर्शकोविट्स संस्कृति को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग कहते हैं। सी है, हॉबेल संस्कृति को प्राणीशास्त्रीय विरासत का परिणाम नहीं मानते हैं। उनके अनुसार संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का कुल योग है। या फिर विकल्प डी, उपयुक्त यहाँ पर सभी सही है। क्या होगा यहाँ पर? राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये सभी सही है। ठीक है, ये सभी सही है। ऑप्शन डी, विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करना है, ऑस्कर लेविस से संबंधित बताना है, यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है। देखिए पहला है, इन्होंने जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया है। दूसरा है, इन्होंने जजमानी व्यवस्था को प्रकार्यात्मक माना। तीसरा, इन्होंने रामपुर गांव का अध्ययन किया। सही बताना है ऑस्कर लेविस से संबंधित क्या सही है। तो अगर हम बात करें कि इन्होंने जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया था, ये बिल्कुल सही है, लेकिन इन्होंने जजमानी व्यवस्था को प्रकार्यात्मक नहीं माना था। ठीक है, इन्होंने जजमानी व्यवस्था को क्या कहा था कि यह एक शोषणात्मक संस्था है। जजमानी व्यवस्था क्या है? एक शोषणात्मक संस्था है जिसमें कि कुछ उच्च जातियां निम्न जातियों का शोषण करती हैं और इनका जो फील्ड वर्क था वो रामपुर गाँव पर रहा था। तो यहाँ पर क्या है? फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड, ये यहाँ पर ऑप्शन सी होगा सही। ठीक है, सी यहाँ पर सही होगा। आखिरी प्रश्न है, किसका कहना है कि संरचना ही क्रिया को निर्धारित करती है। ऑप्शंस हैं एंथोनी गिडेंस, एफ जेमसन, फ्रेजर, जी.एच. मीड। बताएं संरचना ही क्रिया को निर्धारित करती है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? संरचना ही क्रिया को निर्धारित करती है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? यहाँ पर सही क्या होगा? एंथोनी गिडेंस। ठीक है, एंथोनी गिडेंस होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। संरचनाकरण की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। ठीक है, संरचनाकरण की अवधारणा इन्होंने दी है। अगर संरचनावाद आता है, संरचनावाद की अवधारणा किसने दी है? तो वहां पर लेवी स्ट्रॉस हो जाएगा। संरचनावाद की अवधारणा किसकी है? लेवी स्ट्रॉस की है। भाषाई संरचनावाद अगर पूछा जाता है, भाषाई संरचनावाद किसका हो जाएगा? सोसरे का हो जाएगा। और अगर पूछा जाए सांस्कृतिक संरचनावाद की बात किसने की है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, सांस्कृतिक संरचनावाद की बात किसने कही है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए है सही। आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।